हेलो फ्रेंड्स। तलाकशुदा हैदर का अपने हाथ पर हाथ महसूस करते ही मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे इस तरह देखकर हैदर ने कहा, समीरा आप प्लीज़ परेशान ना हो, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मैं तो बस आपसे पूछना चाहता था कि आपका जवाब क्या है। मैंने हैदर को ये कहकर टाल दिया कि अभी मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और वहाँ से उठकर चली आई। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वो है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। हैदर जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है 5 साल की। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर मैं शादी करके दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिससे मैं निकल आई हूँ। आखिर क्या बात है, शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वजह क्या है? मैं क्या बताऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वजह बताऊं भी या नहीं? बताऊं भी तो किस तरह? कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग, हाँ ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक ये दाग दहक रहे हैं यहाँ मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर अम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गई। वो समझाती, बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है, शादी के बगैर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले, तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा, तुझे कब तक सहारा देंगे। अभी तेरी भाभीियों का मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर वो भी तुझे बोझ समझने लगी तो क्या। पर ये दाग, मैं अम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी कहती, इन दागों का क्या करूं मैं, ये मैं मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकने लगते हैं वक्त बेवक्त। फिर भी आप कहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती, बेटी इनका जिक्र मत किया कर, ये दाग है तो तेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। तब आप ही बताएं कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं। नहीं बेटी, तू शादी ज़रूर कर, तुझे मेरी कसम, मेरी ज़िंदगी की यही तमन्ना है। अनस को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं अनस की बाहों में थी और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक ज़मीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई, क्या बात हुई, क्यों हट गए? मैंने अनस को अपनी बाहों में भरना चाहा तो अनस ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज़ क्यों हो गए? ये दाग कैसे? ओह, मुझे होश आया, मेरी नज़र मेरे सीने पर गई, मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया, सारा मूड खराब कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं अनस को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी, मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ? इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या, एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली, तभी से ये दाग सफ़ेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफ़ेदपन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वो तो नहीं जिनका ताल्लुक़ खून से होता है? ना बाबा ना, वो वाले दाग नहीं हैं ये, आप जो समझ रहे हैं, ये तो जले के निशान हैं। मैं अनस को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। अनस भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड फिर ख़राब हो गया। वो दूर हट गए। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते, उनका मन उचाट हो जाता। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नन्हा वजूद पनप रहा है। मुझे खुशी हुई,
पर अनस को नहीं। उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया था, वो था मुझे तलाक देने का। उन्होंने मेरी कोख में पनप रहे वजूद को तहस नहस करवाना चाहा, मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी, पर मैं नहीं मानी, जीती रही उसी वजूद के सहारे। आखिरकार उस वजूद ने इस दुनिया में आंखें खोली और मेरा सूनापन कम हो गया। मैं उस वजूद के सहारे हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही हुई थी कि ये हादसा हो गया। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के बेटे का अकीका था। अनस भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद अनस की आदत है पान खाने की। उस रात वे मेरे मोहल्ले के एक पान की दुकान पर पान खाने पहुँचे तो मेरी ज़िंदगी में मानो क़यामत सी आ गई। वही पान की दुकान पर रंजिशन अनस को मेरे बारे में सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुन वो चकरा गए। जब वे घर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर भाप गई कि हो न हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। अनस कुछ नहीं बोले, मेरे घर चुपचाप ही रहे गुमसुम। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। मस्जिद के पेश इमाम साहब, मदरसे के मौलाना और मुफ्ती जैसे बड़े लोग भी बुला लिए गए और मेरे घर से मेरे वालिद साहब व दोनों भाई भी। बेचारी अम्मी भी रोती पीटती हुई आईं। अम्मी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया, समझ गई कि क्या हुआ होगा। बाहर घर के सामने चबूतरे पर पूरी पंचायत जमा थी। मौलाना साहब मेरे ससुर से बोले, हाजी साहब आपने हम सबको क्यों याद किया? क्या बात है? मेरे ससुर ने अपना चेहरा झुका लिया, कुछ भी बोल नहीं पाए। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है हाजी साहब? मेरे ससुर ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और अनस की ओर इशारा करते हुए बोले, इससे पूछिए, पंचायत इसने बुलाई है, मैंने नहीं। अब मौलाना साहब ने अनस से पूछा, अनस बेटा बात क्या है, क्यों जहमत दी हम लोगों को? अनस बड़े अदब से खड़े हुए और बोले, मौलाना साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है। मस्जिद के पेश इमाम साहब बोले, बेटा किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुमसे झूठ बोला? अनिश तैस में आकर बोले, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है, मेरी ससुराल वालों ने भी। मुफ्ती साहब बोले, अनस बेटा तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या झूठ बोला है? ससुराल वालों ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है? हजरत ये बात आप मुझसे नहीं, मेरी बीवी से पूछिए। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। मेरे अम्मी अब्बू और भाइयों के ही नहीं, मेरे ससुर का भी चेहरा शर्म से झुक गया। मेरी अम्मी तड़प उठी, पर्दे के पीछे खड़ी मैं भी सिसक पड़ी। मुफ्ती साहब बोले, बताओ बेटी क्या बात है? मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझसे बोला नहीं गया, बोलती भी तो क्या। अनस ही खड़े हुए और तैश में बोले, हजरत ये क्या बोलेगी, बोलने लायक है ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, इसके घर वाले भी। मेरी अम्मी का रोना और बढ़ गया। मेरे अब्बू भी फपक पड़े। भाइयों को गुस्सा आया, उनकी मुट्ठियां भिज गई, पर अब्बू ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और मैं सोच रही थी कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, पर ऐसा होना नामुमकिन था। पेश इमाम साहब बोले, क्या बात है, मुझे बात भी तो पता चले। मेरी बीवी के सीने पर दाग है, उजले उजले चर्बी जैसे दिखाई पड़ते हैं। नज़र पड़ते ही मुझे घिन आती है। पंचायत में दोबारा सन्नाटा छा गया। अनस बोलते रहे, ये बात मुझसे छिपाई गई है, हम लोगों को नहीं बताई गई। इतना कहकर अनस थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मुझे मेरी बीवी ने बताया कि ये दाग चाय के हैं, जबकि एक साथ कई मुंह खुले, ये दाग तेजाब के हैं। पंचायत में खलबली मच गई। अनस ने आगे बताया, कल मैं खैराबाद अपनी ससुराल में था। वहीं एक पान की दुकान पर मैंने 2 लड़कों को आपस में बातें करते सुना। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। उनमें से एक ने पूछा कि यार उस लड़की का क्या हुआ? दूसरा बोला कि कौन सी लड़की? पहला बोला, वही हाजी अशरफ साहब की लड़की जिस पर एसिड अटैक हुआ था। दूसरा लड़का बोला कि अरे उसकी तो शादी हो गई है, 2-2.5 साल हो गए, अच्छा शौहर पाया है उसने। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। उन दोनों को आगे क्या बात की मैं नहीं जानता, लेकिन हजरत मैं ये जानता हूँ
कि मैं कहीं का ना रहा। पहले तो किसी तरह एक साथ बसर हो रही थी, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। मुझे इस झूठी औरत से निजात दिलाइए। अनस अपनी बात पूरी करके बैठ गए। पंचायत में कानाफूसी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद हाजी मुफ्ती बोले, हाजी साहब, आप कुछ बताएंगे? क्या मामला है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एसिड अटैक कब और क्यों? मेरे अब्बू हिम्मत करके खड़े तो हुए, पर थर थर काँपने लगे। उनसे बोला नहीं गया। अम्मी बस खड़ी खड़ी रोती रही। आखिर में मैं खड़ी हुई। मेरे घर वाले धोखेबाज नहीं हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं झूठी हूँ। मैंने झूठ बोला है। मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था इन दागों के बारे में। मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा, बेटी, दाग का क्या राज है, बताएंगी आप? मैं फपक पड़ी। ऐसा लगा जैसे दाग दहक उठे। जलन पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बोली, उस वक्त मैं 9वीं में पढ़ती थी। मैं कॉलेज रोज़ाना अपनी चचेरी बहन के साथ जाया करती थी। मेरी चचेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। मेरी चचेरी बहन की शादी जिस आदमी से हुई थी वो ठीक नहीं था। जुआरी शराबी था, उनको मारता पीटता था, इसलिए उन्होंने तलाक लेना चाहा। वो शख्स तलाक देने के लिए राज़ी नहीं हुआ। बहन बेचारी मायके में बैठी रही और कॉलेज में पढ़ाने लगी। हर दिन की तरह उस दिन भी हम लोग कॉलेज जा रहे थे। हम लोग कॉलेज पहुंचने ही वाले थे कि बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और चिल्लाते हुए बोली कि भागो भागो। मैंने देखा सामने वही जालिम शख्स खड़ा था। वो पहले भी 1-2 बार बहन के सामने आ चुका था। उनका रास्ता रोक कर उन्हें ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना चाहा था। हमने सोचा कि वो आज भी वही हरकत करेगा, तो हम दौड़ पड़े। बहन आगे दौड़ रही थी और मैं उनके पीछे पीछे। मुझे पीछे छोड़ता हुआ वो शख्स बहन के पास तक पहुंच गया। बहन ठोकर खाकर वही सड़क पर गिर पड़ी। उसने झोले से तेजाब की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर एक झटके से उनके चेहरे पर उड़ेल दी। मैं भी तब तक उनके करीब पहुंच चुकी थी। तेजाब के छींटे मेरे चेहरे पर तो नहीं पड़े, हाँ, मेरे सीने पर ज़रूर आ पड़े। मेरा सीना झुलस उठा। मैं गश खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने बहन के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी मौत तो अस्पताल पहुंचते ही हो गई थी। मेरी कहानी सुनकर पूरी पंचायत में खामोशी छा गई। लोगों की हमदर्दी मेरे साथ थी, पर फैसला मेरे हक में ना रहा। फैसला रहा अनस के हक में। मेरे घर वालों को सच्चाई छिपाने और मेरे झूठ बोलने की वजह से मेरा तलाक हो गया। मैं अपने घर वालों के साथ मायके चली आई। अनस ने बच्ची लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये मेरे लिए अच्छी बात हुई। मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह पाती। मैं बीएड तो पहले से ही थी और टीटी भी। अभी 1 साल पहले सहायक अध्यापकों की जगह निकली तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, यहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर। मेरी एक प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग भी हो गई। वहीं मेरी मुलाकात हैदर से हुई। हैदर पास ही के एक माध्यमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। जब से मुझे देखा है अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा पाले बैठे हैं। मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया है और शादी करने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। मैंने ना तो उनके प्यार को कबूल किया और ना ही उनकी शादी के प्रपोजल को। मैं दोबारा उस दर्द को नहीं झेलना चाहती। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।